हेलो टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो थोड़ा अगले टॉपिक पे हम आते हैं और आज का हमारा इस चैप्टर का करंट इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ लॉ है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और उसमें से पहला है किरचॉफ लॉ। सवाल ये पहला कि किरचॉफ लॉ का यूज क्या है, हम पढ़ते क्यों हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ ना, जैसे ओम्स लॉ हम पढ़े थे, V इक्वल आई आर। तो ओम्स लॉ हमारा क्या था, V इक्वल आई आर। इससे हम करंट निकाल सकते हैं। पर अगर कहीं बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट आ जाता है, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज निकालने के लिए हम किरचॉफ लॉ का यूज करते हैं। ठीक है, देखो सिंपल सर्किट है तो किस लॉ से निकालोगे, ओम्स लॉ से। लेकिन अगर सर्किट क्या है, कॉम्प्लेक्स है, तो किस लॉ से निकालोगे, किरचॉफ लॉ से। किरचॉफ कहते क्या है, किरचॉफ कहते हैं कि इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग इट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट इज जीरो। किसी भी जंक्शन पे मिलने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, जीरो। किसी भी जंक्शन पे मिलने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो। इट स्टेट दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन ऑफ द सर्किट इज जीरो। आप एग्जाम में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ और स्टेटमेंट लिख देंगे, समेशन आई इक्वल जीरो लिख देंगे और डायग्राम बनाएंगे। मान लीजिए वो आपका काफ़ी रंग बिरंगा थोड़ा ब्रांचेस बना के लाया हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो आपका क्या है, जंक्शन है, और जो करंट जंक्शन की ओर जा रहा है वो पॉजिटिव होता है और जो करंट जंक्शन से दूर जाता है वो निगेटिव होता है। आप देख पा रहे होंगे कि I1 जंक्शन की ओर जा रहा है, I2 जंक्शन से दूर जा रहा है, I3 जंक्शन की ओर जा रहा है, I4 जंक्शन से दूर जा रहा है, I4 जंक्शन से दूर जा रहा है, I5 भी जंक्शन से दूर जा रहा है। तो इन सब का एल्जेब्रिक सम कितना होगा, जीरो। जो करंट जंक्शन की ओर जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जो जंक्शन से दूर मतलब दूर जाएगा वो निगेटिव होगा, सॉरी। और जो जंक्शन की ओर जाएगा, एक क्लियर कर देते हैं, जो जंक्शन की ओर जाएगा वो पॉजिटिव होगा और जो जंक्शन से दूर जाएगा वो निगेटिव होगा। यहाँ देखिए I1 जंक्शन की ओर जा रहा है, प्लस लगाया। I2 आपका देखिए जंक्शन से दूर जा रहा है तो माइनस होगा। I3 जो आपका है वो जंक्शन की ओर जा रहा है, प्लस होगा। I4 जो है वो जंक्शन से दूर जा रहा है तो निगेटिव होगा और I5 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, क्या होगा, निगेटिव होगा। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये I1 हो गया आपका और ये हो गया आपका I3 प्लस में है, और जितने भी इधर निगेटिव हैं अगर आप उनको उधर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो I2 प्लस I4 प्लस I6, तो जंक्शन की ओर जाने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम और जंक्शन से दूर जाने वाले करंट का एल्जेब्रिक सम आपस में इक्वल होता है। द सम ऑफ करंट कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, I1 प्लस I3 कमिंग टूवर्ड द जंक्शन, एंड I2 I4 I6 सम ऑफ करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। ये जंक्शन से कहाँ जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है, फिर फिल द ब्लैंक से पूछता है कि किरचॉफ का जो KCL है, करंट लॉ, वो किस पे बेस्ड होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। ये कई बार फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम वन वर्ड में पूछा गया है। तो किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। अगला आ जाओ, किरचॉफ का सेकेंड लॉ। ठीक है, ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। या इसे मेश लूप रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेश लूप रूल। किरचॉफ का सेकेंड लॉ, तो स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखिएगा। इन ए क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, किसी भी क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट में एल्जेब्रिक सम, किसका किसका एल्जेब्रिक सम, प्रोडक्ट ऑफ करेंट फ्लोइंग इन डिफरेंट पार्ट, जो करंट फ्लो हो रहा है, एंड दियर कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस, करेंट और उसके कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम। यहाँ देखिए ये करंट है और ये रेजिस्टेंस है और इन दोनों के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम, समेशन एल्जेब्रिक सम दिखा रहा, एंड द इलेक्ट्रोमोटिव एंड द डिफरेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस अप्लाइड इन द सर्किट इज जीरो एंड समेशन इक्वल जीरो। मतलब नेट पोटेंशियल किसी भी क्लोज सर्किट का कांस्टेंट होगा या जीरो होगा। ठीक है, क्या होगा, जीरो होगा। ये किरचॉफ का सेकेंड लॉ कहता है। फिर से एक बार देख लीजिए, करेंट और उसके कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस इन ए क्लोज सर्किट, देखिएगा, इन ए क्लोज सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करेंट फ्लोइंग इन डिफरेंट पार्ट एंड दियर कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस एंड द डिफरेंट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस अप्लाइड
इन द सर्किट इज 0। ठीक है, ये किरचॉफ का क्या है, सेकेंड लॉ। समेशन आई आर प्लस समेशन इक्वल क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ होता है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होगा। यहाँ इसको आप ठीक कर लीजिए थोड़ा, किस पे होगा, एनर्जी पे होगा। जो किरचॉफ का सेकेंड लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, पहला वाला बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आप देख पा रहे होंगे इस डायग्राम को बहुत ध्यान से, ए डी सी बी। ठीक है, ए से आप कहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए डी। ठीक है, ए से कहाँ जा रहे हैं, डी से कहाँ जा रहे हैं, सी से कहाँ जा रहे हैं, बी से कहाँ आ रहे हैं, ए। तो अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए अलग अलग किताबों में कुछ अलग अलग साइन कन्वेंशन दे देता है, पर अगर आप ईएमएफ कहीं पॉजिटिव ले रहे हैं तो करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट को आप निगेटिव लेंगे, उल्टा कर देंगे तो बात वही हो जाती है। तो यहाँ का साइन कन्वेंशन आप बहुत ध्यान समझिएगा, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पहला जो है ए डी सी बी ए, बहुत ध्यान से देखिए, ए डी सी बी ए, जहाँ से शुरू वहीं पे आगे क्लोज में से। अब ये मान लीजिए ईएमएफ है E1 और ये ईएमएफ है E2। ठीक है, अगर आप ए से डी आए और डी से सी जा रहे हैं तो इस सेल से आप जा रहे हैं तो आप प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं। प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस। अगर आप प्लस से माइनस जा रहे हैं तो ईएमएफ को आप पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसलिए हमने E2 के यहाँ पॉजिटिव लिया है, और करंट और उसका कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस जो है आ रहा है, तो उसको हम अगर सेल क्या प्रोडक्ट का ईएमएफ हम पॉजिटिव ले लें तो इनको हम निगेटिव ले लेंगे। इसलिए देखिए I2 R2। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 करंट है, I2 क्या है, करंट, और उसका कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस क्या है, R2। तो I2 R2। ठीक है, E क्या ले लिए, पॉजिटिव, क्योंकि प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस। I2 R2 क्या ले लिए, निगेटिव, उल्टा कर दिए। अब आप C से कहाँ गए, B, और आप B से कहाँ आ रहे हैं, A। B से कहाँ आ रहे हैं, A। जब आप B से A आ रहे हैं ना, तो ये आपका करंट I1 आ रहा है और उसका कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस R1 आ रहा है। लेकिन अब की बार आप सेल में ना माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो आप अब क्या करेंगे, ईएमएफ को आप निगेटिव ले लेंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पे ईएमएफ को निगेटिव ले लिया है और करंट और उसके कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस कर लिया है पॉजिटिव। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड एक अगला जो आपका सर्किट है वो है डी सी, मतलब डी ई एफ सी डी। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आप डी से कहाँ जाएंगे, ई से कहाँ जाएंगे, एफ। तो करंट आ रहा है ना I1 R2 प्लस R, डायरेक्शन में ही आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन आप ईएमएफ में आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, निगेटिव से कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव। तो आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा, निगेटिव। और तो जब ईएमएफ निगेटिव है तो I2 R2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकेंड। लेकिन अगर आप पूरे सर्किट पे देखें एक बार, ए से आ जाए ये ई से जाए ये एफ से जाए ये बी से आए ये ए, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पूरे में ये वाला सेल आ रहा, ये वाला सेल आएगा। तो पूरे सर्किट में डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप डायग्राम को देख सकें। ये देखिएगा AEFBA, ध्यान से डायग्राम में देखिए, AEFBA। तो ईएमएफ में आप माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस जा रहे हैं, तो इसको हमने निगेटिव ले लिया। और ये करंट I1 प्लस I2, इनका कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस कितना है, R, तो डायरेक्शन में आ रहा तो ये प्लस हो गया। और I1 R1 भी डायरेक्शन में आ रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस I1 प्लस R1। ठीक है, तो पूरे सर्किट में लग गया किरचॉफ का सेकेंड लॉ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो मेन यूज है वो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में यूज होता है। ठीक है, तो क्या होता है इसको थोड़ा समझ लो। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज जो होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज, थोड़ा हम इसको, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज ए कम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टेंस। एक ऐसा सर्किट डिजाइन किया जाता है जिसमें 4 रेजिस्टेंस हो, यूज टू डिटरमाइन द वन इन टर्म ऑफ अदर 3। मतलब अगर आपको 3 पता है
तो आप चौथा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये होता है P अपान क्यू इक्वल R अपान एस। P अपान क्यू इक्वल क्या होता है, R अपान एस। अगर आपको 3 पता है आप चौथा निकाल सकते हैं। इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, एक P है, एक Q है, एक R है और एक S है। ये करंट I1 जा रहा, ये करंट I2 जा रहा है, ठीक है। I1 यही करंट गया तो एक ब्रांच इसकी IG की ओर जा रही, G की ओर जा रही, और बचा हुआ करंट I माइनस IG। इसको ऐसे समझिए कि आपने यहाँ से 10 एम्पियर करंट दिया, तो 4 अगर इधर आ गया तो 6 इधर जाएगा, तो I माइनस IG। और अगर आप A से D करंट कौन सा जा रहा है, I2, और इधर से करंट कौन सा आ रहा है, IG, और ये दोनों मिल के कौन कौन, I2 प्लस IG कहाँ जाएंगे, C की ओर, ठीक है। और यहाँ पे 2 की लगी हुई है। 2 की कौन सी लगी हुई है, एक K1 लगी हुई है, सेल के पास लगी हुई है, ठीक है, और एक आपकी K2 है जो आपकी गैल्वेनोमीटर के पास लगी हुई है, ठीक है। तो बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज में क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, IG का मान 0 होगा, और जब IG का मान 0 होगा तो P अपान क्यू इक्वल R अपान एस। मतलब P अपान क्यू का रेशियो R अपान एस के रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। कब होगा ये, बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन क्या कहलाएगी कि जब गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा। अब इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो हम थोड़ा डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तभी जाके आप, ठीक है। तो अब डेरिवेशन में क्या क्या मेंशन करेंगे आप, तो आप देखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि आप 4 रेजिस्टेंस है, एक है P, एक है Q, एक है R और एक है S। आप ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द 4 आर्म A B B C A D एंड D C। 4 आर्म में आपके 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, एक P है, एक Q है, एक R है और एक S है। और आपका जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर इट्स कनेक्टेड अक्रॉस B एंड D। B और D के बीच में आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस सो एडजस्टेड, तो हमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ऐसे एडजस्ट करते हैं कि नो करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाना चाहिए, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाना चाहिए। देन तो हम क्या लगा देंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ। क्या लगा देंगे, किरचॉफ का सेकंड लॉ, ABDA। अब ABDA एक क्लोज सर्किट है और मैं आपको दिखाता हूँ ABDA। आप ये देखिए, ये A है और ये B है और ये D है और ये A है, ठीक है, ABDA है। अब ABDA को ध्यान से देखिए आप, पूरा का पूरा डायग्राम में जूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप A से जाएंगे B, तो ये करंट है और इसका कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस जो आपका है वो P है। क्या है, P। ये I1 हो गया और ये आपका P हो गया। अब आप B से कहाँ जाएंगे, D, तो आपका जो करंट हो गया वो आपका IG हो गया, और गैल्वेनोमीटर भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, एक रेजिस्टेंस है इसमें। तो IG और G, और D से कहाँ जाएंगे, A। जब आप D से A जाएंगे तो आप देख पाएंगे कि I2 करंट और इसका कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस है R, लेकिन D से आप कहाँ जा रहे हैं, A। तो मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, आप नीचे सीधे लिख देंगे। तो जो डायरेक्शन में आ रहा है, जैसे ये होगा पॉजिटिव, बेटा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब आप D से जाएंगे A, तो ये इधर आ रहा है तो आप इधर जा रहे हो, तो हो जाएगा निगेटिव। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। ये हमने लिख दिया। ये देखिए हमने क्या लिखा, I1P, ये देखिए I1P पॉजिटिव, IG पॉजिटिव, पर डायरेक्शन अपोजिट था तो इक्वल क्या हो जाएगा, 0। फिर वही इन द बैलेंस पोजीशन ऑफ ब्रिज, मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो जब नहीं जाएगा तो IG का मान कितना होगा, 0। कितना होगा, 0, ठीक है। तो जब IG का मान 0 हो जाएगा तो ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, IG जहाँ है वहाँ 0 रख देंगे, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, I1P माइनस I2R इक्वल 0 बचेगा। तो ये इधर माइनस, उधर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। तो I1P इक्वल हो जाएगा I2R। इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला जो क्लोज सर्किट है वो BCDB है, और इस BCDB को हम डायग्राम में बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आपका दिख रहा है B, ये आपका दिख रहा है C, ये आपका दिख रहा है और ये आपका दिख रहा है B। तो आप जब B से C जाओगे ना, तो ये वाला करंट जो है ना वो डायरेक्शन में आ रहा, पर ये इसका कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस है, ये करंट हो गया और ये इसका कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया। अब जब आप C से D जा रहे हो ना,
तो ये करंट तो इधर जा रहा है, तो ये इसका I2 प्लस IG इसका करंट हो गया, इसका कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है। और आप डी से कहाँ जा रहे हो, B, तो ये करंट IG वाला नीचे की ओर आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला तो निगेटिव हो जाएंगे, पर ये वाला क्या रहेगा, पॉजिटिव। और देखिए हमने वही लिखा है, हमने क्या लिखा, ये करंट I1 माइनस IG क्यू पॉजिटिव, ये वाला हो गया निगेटिव और ये वाला भी हो गया निगेटिव, और इन सब का जो सम होगा करंट और उसके कोरस्पेंडिंग रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का सम कितना होगा, 0। अब हम Q का मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ हो गया I1Q IG Q, इधर यस का मल्टीप्लाई कर दिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो I2S प्लस माइनस माइनस IGS माइनस IGG इक्वल 0। इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ ब्रिज, वही गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो जब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं जाएगा तो IG का मान कितना हो जाएगा, 0। तो जहाँ जहाँ IG है वहाँ क्या हो जाएगा, 0। ये सारे के सारे टर्म हट जाएंगे और ये इधर माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो I1Q इक्वल हो गया I2S, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को तुम लोग क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो LHS से डिवाइड होगा और RHS से डिवाइड हो जाएगा, तो I1P अपान I1Q इक्वल टू I2S अपान I2R, तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, P अपान Q इक्वल R अपान S। यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन व्हीटस्टोन का, ठीक है। अब मीटर ब्रिज क्या होता है, तो मीटर ब्रिज एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन प्रिंसिपल के ब्रिज पे बेस्ड होता है, ठीक है। और भी सुन लो, ब्रिज की जो सेंसिटिविटी होगी सबसे मैक्सिमम तब होगी जब चारों जो रेजिस्टेंस है वो सेम आर्डर पे हो, किस पे हो, सेम आर्डर पे हो। और बैलेंस पोजीशन पे ये भी याद रखना कि जो B पे पोटेंशियल होगा और जो D पे पोटेंशियल होगा वो 0 होगा, यानी जो VB होगा वो VD के इक्वल होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन रेशियो कौन नो नॉर्म है, जैसे आप देखिएगा कि ये डायग्राम देखिए ध्यान से, ये आपका CD जो है, ये CD पे, तो यस जो है ना इसको बोलते हैं अननोन नॉर्म, क्या बोलते हैं, अननोन नॉर्म, ठीक है। R जहाँ कनेक्ट है ये कहलाएगा नो नॉर्म, क्या कहलाएगा, नो नॉर्म। और P और Q जो आपके कनेक्ट ये कहलाएंगे रेशियो R, P और Q क्या कहलाएंगे, रेशियो R। ये क्या कहलाएगा, अननोन नॉर्म, ये क्या कहलाएगा, नो नॉर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल से दो ऑप्शन बनेंगे कि बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो आप सरासर बताइए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई करंट नहीं जा रहा है गैल्वेनोमीटर से, IG का वैल्यू 0 है। और एक और बनता है कि मैक्सिमम सेंसिटिविटी कब होगी, तो बोल देना है कि जब चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर पे हों। और मीटर ब्रिज किस पे बेस्ड होता है, तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन प्रिंसिपल बेस्ड होता है। एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी होता है, वो भी व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आपका किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने कवर कराया। आप सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए। अगर आप देख रहे हैं तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, और ये हमें थोड़ा मोटिवेशन देता है। थैंक यू।